यस, नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लासेस इशू क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं शिक्षण विधियों की, जिसमें आपके जो है गणित है ना, गणित शामिल है और हिंदी शामिल है। हिंदी की शिक्षण विधियाँ, गणित की शिक्षण विधियाँ और संस्कृत की शिक्षण विधियाँ आज हम करने वाले हैं। तो सभी स्टूडेंट एक बार सेशन से जुड़ जाइए। फिर शुरुआत करते हैं सेशन की। बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं भाई, तो सभी स्टूडेंट एक बार जुड़ जाइए ताकि आपके महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज जो है वह शुरू कर दी जाए। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपका शुरुआत करते हैं। सभी स्टूडेंट धीरे धीरे जुड़ जाइएगा और सभी को देखना ये ज़रूरी है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आगमन विधि में छात्र अग्रसर होता है, बताना है। पहला प्रश्न ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विशिष्ट से सामान्य की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, सामान्य से सामान्य की ओर या विशिष्ट से विशिष्ट की ओर, बताइए आगमन विधि क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो देखो आगमन विधि क्या है, उदाहरण से नियम की ओर अग्रसर होती है, उदाहरण से नियम की ओर अग्रसर होती है। साथ ही विशिष्ट से सामान्य की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर। और बात करें ज्ञात से अज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। और ये एक प्रकार की मनोवैज्ञानिक विधि है। क्या है, एक प्रकार की मनोवैज्ञानिक विधि है। तो राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा, विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ती है उदाहरण आगमन विधि। ऑप्शन नंबर ए बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट है भाई। चलिए बिल्कुल है ना, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी का, बताइए वह प्रक्रिया जिसके द्वारा विद्यार्थी द्वारा अर्जित जो ज्ञान है, अर्जित ज्ञान का ही नहीं अपितु शिक्षण के उद्देश्य की प्राप्ति, शिक्षण पद्धति के प्रभाव की भी जांच संभव होती है। तो ये किसके द्वारा संभव है, मापन, परीक्षण, नैदानिक परीक्षण या फिर मूल्यांकन, बताइए भाई क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो ये सभी जो जांच है वो आपके मूल्यांकन के अंतर्गत होती है। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। डी बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट है। और फिर अंत में बताने आपको कितने प्रश्न आपके सही होते हैं, आपको जो है मूल्यांकन हो जाएगा। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर आपका 3, बताइए उपलब्धि परीक्षण के निर्माण में कितने पदों का प्रयोग किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न भाई, कितने पदों का, 2 पदों का, 3 पदों का, 1 पद को या 4 पदों का, बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई सारे, और यहाँ से निश्चित ही आपके प्रश्न बैठने वाले हैं। बताइए उपलब्धि परीक्षण के निर्माण में कितने पदों का प्रयोग किया जाता है, तो वह किए जाते हैं 3 पदों का। तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। वह 3 पद कौन कौन से, बताइए भाई, बताइए कमेंट में बताइए वह 3 पद कौन कौन से हैं। तो पहला पद है आपके उद्देश्यों का निर्धारण, है ना, उद्देश्यों का निर्धारण, उद्देश्यों का निर्धारण। दूसरा पद क्या है, फिर उनका चयन करना। और तीसरा क्या है, मूल्यांकन। तीसरा क्या है, मूल्यांकन। तो ये 3 पद आपको ध्यान में रखने हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही रहने वाला है भाई, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 4, बताइए इसका राइट आंसर। कि जितना कमाओगे उतना खाओगे, यह वाक्य है। ओ भाई ये शिक्षण विधियों से हटकर आ गया, लेकिन कोई बात नहीं, कर लेंगे इसको भी। सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, संयोजक वाक्य, बताइए जितना कमाओगे उतना खाओगे। तो देखो जितना, उतना, जैसे, वैसे, ऐसे यदि वाक्य आए तो वह कौन से आपके मिश्र वाक्य होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए क्वेश्चन नंबर 5। एक प्रश्न आपके व्याकरण का आ गया था, बाकी आपके शिक्षण विधियों के। दृश्य श्रव्य उपकरणों के संबंध में कौन सा कथन जो है वह सत्य नहीं है, आपको बताना है। ये अधिगम प्रक्रिया को सरल बनाने के साधन मात्र है, बिल्कुल करेक्ट है ये तो। शाब्दिकता में कमी करते हैं, दृश्य श्रव्य बिल्कुल शाब्दिकता में कमी करते हैं, क्योंकि जब हम देखेंगे और सुनेंगे तो शिक्षक का स्थान ले लेते हैं, ये बिल्कुल गलत है, दे रखा है ना, शिक्षक का स्थान नहीं लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा, क्योंकि ये एक साधन मात्र है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 6 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 6, अनुकरण विधि रचना के लिए उपयुक्त है शिशु स्तर पर, उच्च स्तर पर, प्रारंभिक स्तर पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। अनुकरण विधि बालक देखकर सीखता है ना, अनुकरण विधि। तो ये प्रारंभिक स्तर के लिए उपयोगी है। ऑप्शन नंबर सी बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बताइए। चलिए भाई, वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार नहीं है, आपको बताना है। युगलीकरण करना या फिर युगलीकरण प्रश्न, लघुत्रात्मक प्रश्न, सत्य असत्य प्रश्न, बहुविकल्प प्रश्न। तो देखो लघुत्रात्मक प्रश्न जो 2 से 3 लाइन के अंतर्गत होते हैं, ये आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही रहने वाला है ना, बी बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए भाई क्वेश्चन नंबर 8 आपका, क्वेश्चन नंबर 8 आपका मौखिक मूल्यांकन के संबंध में उपयुक्त कथन है। मौखिक मूल्यांकन में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं,
मौखिक मूल्यांकनकर्ता निष्ठावान, सहनशील और विषय विशेषज्ञ होना चाहिए। मौखिक मूल्यांकन में समूह निष्ठता अधिक होनी चाहिए। मौखिक मूल्यांकन में विद्यार्थी को आत्म अभिव्यक्ति के अवसर कम मिलने चाहिए। तो बताइए कौन सा सही रहेगा आपका राइट आंसर, बताइए। बिल्कुल सभी स्टूडेंट को कमेंट करना है भाई। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न की सीरीज चल रही है और अपने दोस्तों के पास भी इसे ज़रूर शेयर कर दे भाई। वैसे रीट पात्रता परीक्षा है, नहीं बढ़ेगा कंपटीशन। जिसके भी 90 अंक आ रहे हैं वो पास हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। और लास्ट दिनों में आपको जो है सर्वाधिक मॉडल पेपर सोल्व करने हैं। मॉडल पेपर सोल्व करके उनकी व्याख्या सहित आपको देखनी है। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर आपका 9, बताइए निम्न में से कौन सा पाठ्यपुस्तकों की आवश्यकता से संबंधित बिंदु नहीं है। बताइए कौन सा नहीं है। पाठ्यपुस्तकों से पाठ्यक्रम निर्धारण में सहायता मिलती है, बिल्कुल करेक्ट दे रखा है भाई। नेक्स्ट है, इनसे छात्रों के हृदय में पढ़ने की प्रेरणा जागृत होती है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। संपूर्ण कक्षा को एक साथ पढ़ाने में यह बहुत उपयोगी है, बिल्कुल है ना। और पाठ्यपुस्तकें साध्य है, साधन नहीं। देखो साध्य का अर्थ क्या होता है और साधन का अर्थ क्या होता है। तो देखो साध्य का अर्थ होता है लक्ष्य, क्या होता है लक्ष्य, और जो साधन का अर्थ होता है लक्ष्य को प्राप्त करने में हम जो भी चीज़ें उपयोगी लेते हैं वह कहलाते हैं आपके साधन, है ना। जो भी सामग्री हम या फिर जो भी हम साधन उपयोग करते हैं वह कहलाती है सामग्री। तो पाठ्य पुस्तकें क्या है, साधन है, ना कि साध्य है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वह सही नहीं दे रखा था, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे संस्कृत के शिक्षण विधियों के प्रश्न आने वाले हैं भाई, फिर आपके गणित के बहुत ही बेहतरीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, बताइए राइट आंसर। निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रभावी सहायक शिक्षण सामग्री कौन सी है, बताइए। सभी स्टूडेंट को कमेंट करके बताना है भाई, बताइए। श्रव्य शिक्षण सामग्री, दृश्य शिक्षण सामग्री, श्रव्य दृश्य शिक्षण सामग्री या स्पर्श शिक्षण सामग्री, बताइए भाई क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 10, बताइए भाई। सभी स्टूडेंट को कमेंट करना है भाई, है ना। और एक एक प्रश्न को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और क्या राइट आंसर हो रहा है ये भी आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम में डायरेक्टली प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा या सर्वाधिक जो प्रभावी शिक्षण सामग्री होगी वह दृश्य और श्रव्य शिक्षण सामग्री होगी, जिसके अंतर्गत आपके जो है दूरदर्शन, है ना, दूरदर्शन आ जाते हैं। इसके अलावा आपके कंप्यूटर आ जाते हैं, है ना। ये सभी आपके जो है सर्वाधिक प्रभावी शिक्षण सामग्रियाँ है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपके संस्कृत के आ गए भाई। ये किसके आ गए, संस्कृत की शिक्षण विधियों के प्रश्न करने वाले हैं। तो सभी स्टूडेंट एक बार फिर से थम्सअप का इमोजी भेज दीजिए, उसके बाद आप सेशन को लाइक कर दीजिए ताकि आपके संस्कृत के प्रश्न बहुत ही बेहतरीन हो सके। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 11, ये आपके शिक्षण है ना, शिक्षण रुचिकर कथ्य से मतलब शिक्षण को रुचिकर कैसे होना चाहिए या कैसे बनाया जा सकता है, बताइए। शिक्षण को रुचिकर कैसे बनाया जा सकता है, विधियों द्वारा, कौशल, पुस्तक या फिर दृश्य श्रव्य साधन द्वारा। तो शिक्षण को अभी हमने पढ़ा, हिंदी में पढ़ा हमने क्या, कि शिक्षण को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, श्रव्य दृश्य साधनों के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर आपका 13, बताइए इसका राइट आंसर। संस्कृत भाषा शिक्षण के समय नगरों का भौगोलिक यानी भौगोलिक स्थिति कस्य अधिगम साधन प्रयोग कुर्त। अगर आपको संस्कृत भाषा शिक्षण के समय नगर की भौगोलिक स्थिति को जानने के लिए किस अधिगम साधन का प्रयोग किया जा सकता है, बताइए। मानचित्र, रेखाचित्र या फिर पत्रकस्य या श्यामपट्ट। तो आपको पता है, मान लो हम राजस्थान का भूगोल पढ़ा रहे हैं तो उसको क्या है मानचित्र के द्वारा हम समझाएंगे तो अच्छा समझ में आएगा। तो किसका प्रयोग करेंगे, मानचित्रों का। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही रहेगा। ए बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई और आपको भी लग रहा होगा वाकई में क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका 14, पूर्व ज्ञानात् पर नवीन ज्ञान प्रदेयत इत्यत्र शिक्षण सिद्धांत की सूत्रम, मतलब पूर्व ज्ञान पर नवीन ज्ञान प्रदान करना, यह शिक्षण सिद्धांत कौन सा सूत्र है, बताइए। स्थूल से सूक्ष्म, ज्ञात से अज्ञात, संश्लेषण से विश्लेषण या फिर कठिन से सरल, बताइए। पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान प्रदान करना, तो बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो ये हो जाएगा आपकी ज्ञात से अज्ञात की ओर। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा, है ना। पूर्व ज्ञान को जोड़कर नए ज्ञान दिया जाता है। तो एक प्रकार से आपकी हम कह सकते हैं कि उदाहरण
जो आपकी आगमन विधि है वह हो सकती है, ज्ञात से अज्ञात की ओर होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भाई, क्वेश्चन नंबर 15, अधोलिखितेषु वस्तुनिष्ठ परीक्षाया प्रकार नास्ति, मतलब निम्नलिखित में से वस्तुनिष्ठ परीक्षा का प्रकार नहीं है, आपको बताना है। कौन सा नहीं है बताइए? बहु समाधान प्रश्न, रिक्त स्थान पूर्यम, सत्य असत्य जो निर्णय वाले प्रश्न होते हैं वह, या लघुतरात्मक प्रश्न। आपको पता है यही प्रश्न आपके किस में आया था? हिंदी में आया था, है ना। तो एक प्रकार से आपके शिक्षण विद्या तो क्या है, सेम ही है ना, सेम ही है कुछ कुछ, लेकिन आपके क्या है, अनुवाद का जो है लफड़ा पड़ता है जिसमें आपके प्रश्न गलत हो जाते हैं। इसमें तो बहुविकल्प प्रश्न, रिक्त स्थान और सत्य असत्य ये सभी वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न आते हैं, लेकिन लघुतरात्मक प्रश्न जो है वह वस्तुनिष्ठ परीक्षा के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी बताने वाले बिल्कुल करेक्ट हैं। वेरी गुड। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 बताइए इसका राइट आंसर। उपचारात्मक शिक्षणम भवति, मतलब उपचारात्मक शिक्षण होता है छात्राणाम त्रुटि निवारण अर्थम, छात्र की त्रुटियों का निवारण करता है उपचारात्मक शिक्षण। पठनस्य अभ्यास, पठन का अभ्यास करवाता है, पढ़ने का। लेखन कलाशु निपुणता, लेखन कला में निपुणता बनाता है। तो बिल्कुल सर्वम अपि, मतलब सभी में। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। टी बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 17 राइट आंसर बताना है आपको। शिक्षकः कया परीक्षया उच्चारणस्य शब्द भंडारस्य अभिव्यक्ति सामर्थ्यश्च परीक्षा करोति, मतलब शिक्षक किस परीक्षा के माध्यम से उच्चारण शब्द भंडार, अभिव्यक्ति एवं सामर्थ्य की परीक्षा करता है बताइए? मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा, प्रायोगिक परीक्षा है या फिर सामयिक परीक्षा? बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो उच्चारण शब्द अभिव्यक्ति ये किसके माध्यम से होती है बताइए, क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बताइए, ए हो जाएगा मौखिक परीक्षा। ऑप्शन नंबर आपका ए बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर आपका 18, अधोलिखितेषु उद्देश्य वार्तालाप पद्धत्या उद्देश्य नास्ति, मतलब आपके जो इनमें से कौन सा जो है वार्तालाप पद्धति का उद्देश्य नहीं है बताइए? नियंत्रित शब्द भंडारस्य वर्धनम, है ना, या फिर कंठस्थीकरण प्रमुख प्रदान, ये कंठस्थीकरण को प्रधानता देती है। पूर्वगाथा संपादन, पूर्वगाथा को संपादन करती है। या अध्यय भाषा या अभिव्यक्त क्षमता उत्पादनम, बताइए? इसमें जो है दोस्तों पूर्वगाथा का संपादन या व्याख्या नहीं की जाती है ना। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा, है ना। वार्तालाप विधि में पूर्व जो गाथा होती है उसका संपादन या उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर आपका 19, ये आपके ह्यूरिस्टिक विधि है। तो ह्यूरिस्टिक विधि के पंच पद जो है उसमें से एक पद नहीं है, आपको बताना है। बताइए कौन सा? समस्या या प्रस्ताव, नियम निर्धारण, परिकल्पना या फिर आवरण से निर्धारण? बताइए आपका राइट आंसर। जो ह्यूरिस्टिक विधि है उसके जो पंच पद है उनमें से एक पद कौन सा नहीं है? तो वह आवरण का निर्धारण इसमें नहीं किया जाता है। बाकी आपके समस्या प्रस्ताव, नियम निर्धारण, परिकल्पना बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर डी बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट है भाई, बिल्कुल डी बताने वाले करेक्ट हैं। और ये प्रश्न आपके कई बार पूछे हुए हैं, है ना। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर आपका 20, किसी न किसी परीक्षा में आए हुए प्रश्न है। शिक्षक छात्र से न्यूनता, यानी शिक्षक छात्र की न्यूनता यानी कमजोरी, विज्ञा यानी जानता और परिमार्जन उसको दूर करता है। तदा यानी तब शिक्षक क्या करता है, कौन सी शिक्षण का प्रयोग करता है? मतलब शिक्षक छात्र की कमजोरी को जानकर उसको दूर करता है, तब शिक्षण किस प्रशिक्षण का प्रयोग करता है? शिक्षक किस शिक्षण का प्रयोग करता है आपको बताना है। निदानात्मक शिक्षण से, उपचारात्मक शिक्षण या एवं भी दोनों, या सूक्ष्म शिक्षण से? बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो वो आपके निदानात्मक शिक्षण पहले क्या है, जो कठिनाई आ रही है उसका कारणों का पता लगाएगा, उसके बाद उनका निवारण करेगा, फिर उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से। मतलब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, उभया ए व बी दोनों का प्रयोग करेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा भाई। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 21, बताइए इसका राइट आंसर। शिक्षकः फलके पुस्तिकायां व अक्षराणां रूप अनुसारं बिंदून स्थापित, यानी छात्राः पेंसिल लेखन्या एतात् बिंदून योजनन्त लेखन शिक्षणते इति कथन अधोलिखित कक्षा शिक्षण विधि अस्ति? बताइए इसका राइट आंसर। जो शिक्षक होता है वह क्या है, पुस्तक के माध्यम से अक्षर
और उनका रूप अनुसरण करता है, बिंदु स्थापित करता है, और छात्र क्या है पेंसिल से उनको लिखते हैं, अनुकरण करते हैं, है ना, और उनकी योजना बनाते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, ये कौन सी विधि के अंतर्गत है बताइए? मॉन्टेसरी विधि, परंपरागत विधि, रूप विधि या फिर पाठ्य पुस्तक विधि? तो अनुकरण करना, जैसा ही करना, तो ये आपका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? ये हो जाएगी आपके परंपरागत पद्धति। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। बी बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट है भाई, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 22, गणित की प्रकृति के संबंध में सत्य कथन आपको बताना है। गणित के अध्ययन में बालकों में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का विकास होता है। आपके गणित के प्रश्न बताइए। गणित के अध्ययन में बालकों में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का विकास होता है। बिल्कुल, गणित के निष्कर्षों के आधार पर भविष्यवाणी की जा सकती है जो उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक है। ये भी आपके बिल्कुल करेक्ट है। इससे बालकों में स्वस्थ तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होता है। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। डी बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, गणित शिक्षण की विधि जो छोटी कक्षाओं को पढ़ाने के लिए उपयुक्त नहीं है वह है विश्लेषणात्मक विधि, व्याख्यान विधि, प्रयोगशाला विधि या आगमन निगमन विधि? बताइए। जो छोटी कक्षाओं के पढ़ने के लिए उपयुक्त नहीं है तो वह व्याख्यान विधि, क्योंकि व्याख्यान विधि एक अमनोवैज्ञानिक विधि है। क्या है? अमनोवैज्ञानिक विधि है, जिसमें छात्र क्या है सक्रिय न होकर निष्क्रिय रहते हैं। क्या होते हैं? निष्क्रिय। तो इसलिए ये विधि आपके छोटी कक्षाओं के लिए उपयुक्त नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रचनात्मक कक्षा में शिक्षकों को निम्न में से क्या नहीं करना चाहिए? बताइए भाई। विद्यार्थियों को प्रश्नों के हल ढूंढने के लिए अपनी नीतियाँ विकसित करने देना, विद्यार्थियों को सूत्र रटने के लिए कहना, ऐसी परिस्थितियाँ बनाना जिनमें विद्यार्थी हल खोजने में प्रवृत्त हो, विद्यार्थी के गणितीय साधनों में अपने अर्थ बनाने देना। तो बिल्कुल रटने पर कभी बल नहीं देना है छात्र को, है ना। समझने पर बल देना है, करके सीखने पर बल देना है, लेकिन रटने पर बल नहीं देना है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर आपका 25 बताइए। गणित के अध्ययन में बालकों में किस गुण का विकास होता है? आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास, तार्किक सोच? बिल्कुल पता है क्या हो जाएगा राइट आंसर? डी आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा, उपयुक्त सभी। अब बताइए 25 क्वेश्चन में से आपके कितने प्रश्न सही हुए? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे भाई ये। बताइए 25 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही बेहतरीन प्रश्न थे, और यहाँ निश्चित ही यहाँ से आपके 2 से 3 प्रश्न एग्जाम में 100% आने वाले हैं। तो सेशन कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं, और सेशन पसंद आया तो प्लीज़ सेशन को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।